नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा आपका राजस्थान इतिहास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हुआ ये टॉपिक राजस्थान के विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम, चाहे वो RAS की हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार, चाहे LDC, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से जो है प्रश्न को पूछा जाता है। ये जो आपका यहाँ पर ये जो है, तो देखिएगा यहाँ इस टॉपिक की बात करें तो इसमें जो है आपके वहाँ सिलेबस में लिखा हुआ है राजस्थान के इतिहास के स्रोत या राजस्थान के पुरातात्विक स्थल करके जो है ये प्रश्न जो है लिखा रहता है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं राजस्थान इतिहास के जो स्रोत जो रहे हैं उनके बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं। और राजस्थान इतिहास के जो स्रोत हैं, राजस्थान का जो इतिहास जो रहा है उसके स्रोतों के बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा राजस्थान के इतिहास के स्रोत या कई जगह लिखा होता है राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। राजस्थान इतिहास के स्रोत या राजस्थान के पुरातात्विक स्थल करके जो है ये टॉपिक लिखा रहता है। दोस्तों, इसमें जो आता है वह क्या आता है, सबसे पहली बात तो वो हम जाने कि इसमें जो आता है उसके बारे में देखिएगा। इसमें जो आती है सबसे पहले जो आती है वो आता है आपके सभ्यता करके जो है यहाँ पर ये टॉपिक आता है। उसके बाद में यहाँ पर इसमें जो आता है शिलालेख जो है आते हैं, शिलालेख जो है ये आते हैं इसमें, यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसमें, ठीक है। सभ्यता है, शिलालेख हैं, इनके बारे में यहाँ पर इसमें मेन रूप से चर्चा होती है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक आ जाते हैं इसमें, जैसे पुरालेख जो है ये आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर जो आ जाता है सभ्यता, शिलालेख, पुरालेख। इसके बाद में यहाँ पर जैसे सिक्के जो है इसमें आ जाते हैं, राइट, सिक्के जो है इसमें आ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर इसमें ताम्रपत्र जो है ये आ जाते हैं, ताम्रपत्र जो है ये यहाँ पर इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है इसमें देखिएगा कई जगह तो इसको इतिहास के स्रोत, तो इतिहास जो लिखा गया है वो इन्हीं को आधार बना करके और इतिहास को लेखन कार्य किया गया है, चाहे वो सभ्यताएं हैं, चाहे वो शिलालेख हों, चाहे वो पुरालेख हों या सिक्के हों या ताम्रपत्र हो, इन्हीं को आधार बना करके और इतिहास का लेखन कार्य किया गया है। इधर कई जगह लिखा होता है पुरातात्विक स्थल। तो पुरातात्विक स्थल की बात करें तो इसमें जो शामिल किया गया है वो केवल और केवल किसको, सभ्यताओं को शामिल किया गया है। पुरातात्विक स्थल मीन्स प्राचीन काल के वह स्थान जहां से कुछ इस प्रकार के एविडेंस मिले हैं या इस प्रकार के अवशेष मिले हैं जिनके बारे में इतिहास की जानकारी मिलती है उन एविडेंस के द्वारा। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों, सबसे पहले जो चर्चा का जो विषय है वह जो है आपके यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो चर्चा करते हैं वो है राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं जो है इसमें यहाँ पर ये चर्चा करते हैं। राजस्थान की सभ्यताओं की बात करें तो देखिएगा राजस्थान में कई सभ्यताएं खोजी गई हैं, जैसे आपके कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बैराट सभ्यता, ऐसी कई सभ्यताएं हैं जो राजस्थान में खोजी गई हैं, राइट। इनमें ही हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, वहां से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं उन सभ्यताओं से, उनके बारे में यहाँ पर हम जो है चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों आपको लिए चलते हैं एक राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता रही है और वह रही है नंबर 1 पर हम चर्चा कर रहे हैं और वो है आपकी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता करके जो है ये सभ्यता रही है। देखिएगा यहाँ इस सभ्यता से कई एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे और आते गए हैं। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो ये सबसे पहली बात तो ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की बात करें तो स्थान विशेष ये जो सभ्यता रही है, कहाँ से इस सभ्यता को खोजा गया है,
राइट। तो इस स्थान विशेष की बात करें तो हनुमानगढ़ जो है यहां से ये सभ्यता खोजी गई है। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जो है यहाँ से जो है सभ्यता खोजी गई है। हनुमानगढ़ की बात करें तो वहाँ भी एक नदी है जिसे घग्गर नदी के नाम से पुकारते हैं, घग्गर नदी। इस घग्गर नदी जो है, इस घग्गर नदी के किनारे से जो है ये सभ्यता खोजी गई है। तो हनुमानगढ़ में है घग्गर नदी, वहाँ से सभ्यता को जो है खोजा गया है। तो घग्गर नदी के किनारे से ये सभ्यता खोजी गई है, आपकी कालीबंगा जो सभ्यता है ये। इस सभ्यता की बात करें तो मित्रों इस सभ्यता का नाम जो रखा गया है, इसके नाम के पीछे या इस नाम का जो अर्थ जो बताया गया है, इसके नाम का जो अर्थ जो बताया गया है वह है, देखिएगा, काली का मतलब काले, बंगा मीन्स बेंगल, बेंगल मीन्स चूड़ियाँ। तो काले रंग की चूड़ियाँ जो है इसका अर्थ निकल करके आता है, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ जो है इसका अर्थ निकल करके आता है। काले रंग की चूड़ियाँ जो है इसका अर्थ निकल करके आता है कालीबंगा जो है इसका। काले तो है ही वही ब्लैक, और बेंगल का मतलब होता है चूड़ियाँ। तो यहाँ से काले रंग की चूड़ियों के बहुत भरमार मात्रा में साक्ष्य मिले हैं, इसी कारण इसको कालीबंगा के नाम से इसको जो है पुकारा गया है। तो ऐसा यहाँ पर इसका नाम का अर्थ जो है बताया गया है। इस सभ्यता की बात करें तो इसको जो खोज जो की गई है, इस सभ्यता की जो खोज की गई है, खोज की बात करें तो ये सभ्यता जो खोजी गई है कालीबंगा, वह इस खोज करने का कार्य जो किया गया है वह 1952 ईस्वी में 1952 में जो है इस सभ्यता की खोज की गई। और 1952 में इस सभ्यता को जो खोजा था वह खोजा था ए घोष, अमलानंद घोष के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष जो है इनको ए घोष के नाम से भी लोग जो है पुकारते हैं। तो अमलानंद घोष या ए घोष के नाम से जो है ये इन्होंने सभ्यता की खोज की थी। सभ्यता की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसकी खोज तो इस समय हो गई थी, लेकिन इसका उत्खनन जो हुआ था, उत्खनन जो हुआ था इसका, इस उत्खनन की बात करें तो इस सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया गया था वह ऐसा मानते हैं कि 1961-62 में जो है इसका उत्खनन कार्य किया गया था। 1961-62 ईस्वी में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। ये जो बात करें तो आपकी कालीबंगा जो सभ्यता है इसका। तो 1961-62 में इसकी जब खोज की गई थी तो वह दो व्यक्ति थे, उनमें बात करें तो एक का तो नाम था बीबी लाल, बीबी लाल। बीबी लाल की बात करें तो इसका जो है नाम मिलता है ब्रजवासी लाल। क्या नाम मिलता है? ब्रजवासी, ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल जो हैं ये। और दूसरा जो व्यक्ति था उसकी बात करें तो उसका नाम जो मिलता है वह मिलता है वी के थापर, वी के थापर, वी के थापर, ठीक है, वीरेंद्र कुमार थापर। तो ये जो है दो व्यक्ति थे, इनके द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था इस कालीबंगा सभ्यता का। देखिएगा यहाँ से प्रश्न कई बार आया हुआ है, खोज को लेकर के प्रश्न आता रहता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो कालीबंगा सभ्यता जो है इसकी खोज जो की गई थी 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी सभ्यता की खोज की गई थी। इसका उत्खनन कार्य जो हुआ था वह 1961-62 में बीबी लाल या ब्रजवासी लाल के द्वारा और वी के थावर के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। इनके द्वारा इस सभ्यता को यहाँ से खुदाई करके निकलवाया गया था। इस सभ्यता की बात करें तो आगे हम इस सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ इस सभ्यता का जो काल क्रम जो रहा है, इसका ड्यूरेशन जो रहा है, कालीबंगा का काल क्रम सीक्वेंस जो रहा है, इसका काल जो ड्यूरेशन जो रहा है वो ऐसा मानते हैं कि ये जो सभ्यता है ये 2400 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। 2400 ईस्वी पूर्व की सभ्यता इसको माना गया है, कालीबंगा जो सभ्यता है इसको। इस सभ्यता की बात करें तो मित्रों इसके जो उपनाम जो बताए गए हैं इस सभ्यता के, इस सभ्यता के उपनाम के बारे में अगर हम बात करें तो इसको कई उपनामों से जो है पुकारा गया है इस कालीबंगा सभ्यता को। और इन उपनामों में बात करें तो यहाँ इसको जो कहा गया है इस कालीबंगा सभ्यता को,
इसमें इसको जो कहा गया है, देखिएगा यहाँ से जो कुछ साक्ष्य मिले हैं इस सभ्यता से, वह जो साक्ष्य जो मिले हैं वो आपके हड़प्पा जो सभ्यता रही है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से आप लोग जिसे पुकारते हैं, उस हड़प्पा सभ्यता के सिमिलर यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और इसके अलावा इसके यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, कुछ हड़प्पा सभ्यता से पहले के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं और कुछ साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के बाद के भी मिले हैं। और इसी कारण इसको जो कहा गया है वह कहा गया है इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता, इसको हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से जो है इसको पुकारा गया है। हड़प्पा कालीन सभ्यता इसको कहते हैं, या इसको जो कहा गया है, इसको जो कहा गया है वह जो कहा गया है प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, इसको प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से इसको जो है पुकारते हैं। प्राक मीन्स पहले, तो हड़प्पा से पहले के साक्ष्य मिले हैं यहां से, इस कारण इसको प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से भी लोग इसको पुकारते हैं। इसके अलावा यहां इस सभ्यता की बात करें तो इसको पश्य हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? पश्य हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता, पश्य हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से भी इसको जो है पुकारा गया है। पश्य हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से भी इसको जो है पुकारते हैं। तो पश्य हड़प्पा कालीन सभ्यता कह लीजिएगा या प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता कह लीजिएगा या हड़प्पा कालीन सभ्यता कह लीजिएगा, इन नामों से इसको जो है पुकारा गया है आपके इस सभ्यता को। तो एक कई सारे जो है नाम, इन नामों से इस सभ्यता को जो है मेंशन किया गया है आपके ये जो कालीबंगा जो सभ्यता है इसको। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे कुछ ये नाम मिलते हैं जिन नामों से सभ्यता को जो है पुकारा गया है। इसके अलावा भी इसके जो है कई और नाम मिलते हैं, उनमें जैसे बात करें तो इसको जो कहा गया है, देखिएगा हड़प्पा कालीन जो सभ्यता रही है वहाँ दो बड़े फेमस शहर हुआ करते थे जो कि दो कैपिटलें हुआ करती थी, एक तो था मोहनजोदाड़ो और एक था हड़प्पा। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों जो है राजधानी हुआ करती थी। तो ऐसा बताते हैं कि उस जमाने की आपके ये भी एक राजधानी के रूप में रहा है, कालीबंगा जो रहा है ये। तो ऐसा इसको कहते हैं कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको कहा गया है। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता, इसको सिंधु घाटी या हड़प्पा, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको कहा गया है, तीसरी राजधानी इसको कहा गया है। तो इसको तीसरी राजधानी के नाम से इसको पुकारा गया है। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता या प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता या पश्य हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, यहाँ से प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है मित्रों, कई बार पूछ लिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहते हैं। तो तीसरी राजधानी जो कहा जाता है वो कालीबंगा सभ्यता को ही कहा जाता है। यहाँ इस सभ्यता की बात करें तो ये जो सभ्यता है आपके यहाँ से आपके इस सभ्यता के कई और भी नाम मिलते हैं, और उन और नामों की बात करें तो इन और नामों में यहाँ पर इस सभ्यता को जो कहा गया है वह यहाँ ये नगर के रूप में सुव्यवस्थित बसी हुई सभ्यता थी, नगर के रूप में एकदम व्यवस्थित सभ्यता थी। तो इसी कारण इसको नगरीय सभ्यता के नाम से भी लोग जो है पुकारते हैं। तो इसको नगरीय सभ्यता के नाम से जो है पुकारा गया है, नगरीय सभ्यता के नाम से इसको जो है पुकारा गया है। तो नगरीय सभ्यता के नाम से इसको पुकारते हैं। या इसको जो कहा गया है वो ऐसा मानते हैं कि ये जो सभ्यता है आपकी, यहाँ ये नगर जो बसा हुआ था वह दो पार्टों में बटा हुआ था। एक तो दुर्ग वाला पार्ट, जहाँ दुर्ग का एरिया था तो वहाँ बाउंड्री वाल के अंदर बसा हुआ था, और एक दुर्ग के बाहर वाला हिस्सा। तो इस कारण इसको दो भागों या दो नामों से भी इसको और पुकारते हैं। एक तो कहते हैं दुर्गीकृत सभ्यता, इसको एक तो कहते हैं दुर्गीकृत सभ्यता, दुर्गीकृत सभ्यता के नाम से इसको जो है पुकारा गया है, दुर्गीकृत सभ्यता। या इसको अदुर्गीकृत
सभ्यता के नाम से इसको जो है पुकारा गया है। तो दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत सभ्यता के नाम से इसको जो है पुकारते हैं। तो ये इसके उपनाम हैं मित्रों। यहाँ से कई बार इन उपनामों को लेकर के प्रश्न आए हुए हैं। वो आपसे पूछ लेगा कि ये कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार से डिफाइन थी। तो ये दुर्गीकृत अदुर्गीकृत के रूप में जो है ये बसी हुई थी। यहाँ पर इस सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर ये जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से लोग इसको पुकारते हैं, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से इसको पुकारते हैं, पश्च हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से इसको पुकारते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से इसको लोग पुकारते हैं। तो इन नामों से इसको जो है पुकारा जाता है। इस सभ्यता की बात करें तो यहाँ से जो साक्ष्य जो मिले हैं, एविडेंस जो मिले हैं, तो वो देखिएगा यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ साक्ष्यों को लेकर के इन सभ्यताओं से प्रश्न आते हैं। कोई भी साक्ष्य है और आपको लिख दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये साक्ष्य किस सभ्यता के मिले हैं। तो यहाँ ये जो है पार्ट इसका बहुत ही महत्वपूर्ण। तो यहाँ से कई सारे साक्ष्य मिले हैं इस सभ्यता से। हम एक एक करके साक्ष्यों को चर्चा करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम खेतों की तरफ। तो यहाँ पर जो खेती जो थी, यहाँ पर खेती जो थी, तो यहाँ पर खेत जो थे उनकी बात करें तो यहाँ पर खेत ग्रिड प्रणाली में मिले हैं। खेत ग्रिड प्रणाली में यहाँ से मिले हैं। ग्रिड प्रणाली जो है इस ग्रिड प्रणाली में मिले हैं, ग्रिड प्रणाली में मिले हैं। ग्रिड प्रणाली की बात करें तो वो कैसे कि एक्चुअल में कुछ इस प्रकार से जो है ये देखिएगा, ये ऐसे जैसे ये चार पार्टों बटा हुआ, बिल्कुल एकदम चौकोर, एकदम बिल्कुल चौकोर जो है भागों में बटे हुए खेत यहाँ से मिले हैं इस सभ्यता से। इस सभ्यता की बात करें तो यहाँ से ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि यहाँ ये जो है सभ्यता, इससे ये प्रश्न कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिनसे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य वो कैसे कि जैसे खेत को जोता जाता है हल के द्वारा, तो वो जो है लाइनिंग जो बन जाती हैं हल के द्वारा, जैसे इसको जोतते हैं तो ऐसी लाइनिंग जो बन जाएंगी इस प्रकार की, तो ऐसे लाइनिंग बनी हुई जो है खेत में जो है मिली हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मिट्टी है और मिट्टी से ये दब गया था, फिर भी वो लाइनिंग के रूप में जो है वहाँ से मिली है। तो देखिएगा इसके पीछे एक सीधा सा लॉजिक है कि जहाँ यह पहले जो ये सभ्यता खोजी गई है, तो यहाँ जो पहले जो साक्ष्य के रूप में जो मिले हैं तो वहाँ चिकनी मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं। कहने का मतलब हनुमानगढ़ गंगानगर जो एरिया था, यहाँ पहले नीचे चिकनी मिट्टी हुआ करती थी, काली चिकनी मिट्टी थी। बाद में यहाँ पर नदियों के द्वारा ये रेतीली मिट्टी लाई गई है और इसको इसके ऊपर बिछा दिया गया है। तो वो रेत के नीचे चिकनी मिट्टी के वो इस प्रकार से जैसा जो भी था वो उसी प्रकार से दबका रह गया और वो उसी प्रकार की आकृति में बना हुआ प्राप्त हुआ है। तो चिकनी मिट्टी में जैसे भी आप बना देते हैं या जो भी इस प्रकार की आकृति बन जाती है और उसके ऊपर रेत आप कितनी भी डाल लो तो उसकी आकृति नहीं खराब होती है। तो ऐसे करके यहाँ पर ये जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। जोते हुए खेतों के साक्ष्य के बाद में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अब खेती की जाती थी, तो किसकी खेती की जाती थी, ये भी एक बड़ी जो है वो है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनाजों की खेती के जो है साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से जो अनाज जो मिले हैं, यहाँ से जो अनाज जो मिले हैं, तो उनमें जैसे बात करें तो जौ है, गेहूं है, जौ गेहूं, इसके अलावा यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर सरसों के साक्ष्य मिले हैं, सरसों के साक्ष्य मिले हैं, सरसों जो है उसके। इसके अलावा यहाँ कपास इनके जो है यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से जौ, गेहूं, चावल, सरसों, कपास, ऐसे विभिन्न प्रकार के धान अनाज जो हैं इनके यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और इसी कारण संस्कृत साहित्यों में इसे बहुधन्यदायक सभ्यता कहा गया है। इसी कारण इसे बहुधान्यदायक सभ्यता कहा है। बहुधान्यदायक सभ्यता कहा है। तो देखिएगा इसको बहुधान्यदायक सभ्यता के नाम से भी जो है लोग
पुकारते हैं। तो बहुधान्यदायक मतलब बहुत सारे धान या अनाज देने वाली सभ्यता के रूप में भी इसको मेंशन किया गया है, ये जो कालीबंगा जो सभ्यता है इसको। तो ये बहुधान्यदायक सभ्यता के रूप में भी इसको जो है जाना जाता है, ये जो सभ्यता है आपकी यहाँ पर। तो ऐसा जो है यहाँ पर ये जो है आपके इस सभ्यता के बारे में यहाँ पर जो है चर्चा मिलती है। इस सभ्यता के आगे हम बात करते हैं अब इसके और जो है एविडेंस में। अब जोते हुए खेत मिले हैं तो जायज सी बात है कि उन खेतों को जोता गया होगा, वो किस जानवर से जोता गया होगा। तो यहाँ ऐसा मानते हैं कि यहाँ से कुछ कुवड़ वाला बैल, यहाँ पर जो कुवड़ निकली रहती है तो उस कुवड़ वाला बैल जिसको सांड कहा गया है, तो कुवड़ वाले सांड और ऊंट के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। तो यहाँ कुवड़ वाला बैल, यहाँ से कुवड़ वाला बैल, कुवड़ वाला सांड एवं कुवड़ वाला सांड एवं ऊंट का साक्ष्य मिला है, ऊंट का साक्ष्य मिला है, ऊंट का साक्ष्य मिला है। तो ऐसे यहां से ये कुछ खेती से जुड़े हुए साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से देखिएगा ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, जोते हुए खेतों के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं। यहाँ पर खेत जो थे वह किस टाइप के थे, तो वो ग्रिड प्रणाली में यहाँ के जो है खेत रहे हैं। ये जो बात करें तो आपके इस ये यहाँ पर ये सभ्यता जो रही है यहाँ। अब यहाँ से आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे कुछ और साक्ष्यों में अब हम बात करेंगे, घर की तरफ चलते हैं। घरों की तरफ बात करें तो यहाँ पर जो घरों में जो साक्ष्य जो यहाँ पर जो मिले हैं घरों के रूप में साक्ष्य, तो यहाँ पर जो घर बने हुए हैं वो एकदम सुव्यवस्थित घर बने हुए हैं, और वो घर जो बनाए गए हैं वो कच्ची ईंटों के यहाँ से बनाए गए मकान जो है प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान बने हुए मिले हैं, कच्ची ईंटों के मकान, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, राइट। तो कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो मकान के आगे व्यवस्थित रूप से नाली बनी हुई, और वह भी किसकी, लकड़ी की नाली। तो मकान के आगे लकड़ी की नाली मिली है, मकान के आगे लकड़ी की बनी नाली, लकड़ी की बनी नाली जो है मिली है, राइट। लकड़ी की बनी नाली जो है मिली है, मकान के आगे जो है व्यवस्थित रूप से मकान के आगे नाली बनी हुई मिली है, राइट। इसके अलावा यहाँ बात करें तो ये जो है आपके मकान के आगे नाली तो बनी हुई है, इसके अलावा प्रत्येक मकान में पानी के लिए अंदर कुएं का साक्ष्य मिला, वो भी कैसा, अंडाकार कुआं। तो प्रत्येक मकान में अंडाकार कुआं मिला है, प्रत्येक जो मकान है, प्रत्येक मकान जो है, प्रत्येक मकान में अंडाकार कुएं का प्रमाण, अंडाकार कुएं का प्रमाण मिला है प्रत्येक मकान में अंदर। और कुएं कैसे थे, वो सीढ़ी वाले स्टेप बेल जैसे, अपनी बावड़ियां जो होती हैं उस टाइप के कुएं थे, जिनमें आसानी से नीचे उतर करके पानी भर के लाया जा सकता था, क्योंकि पानी ऊपर ही था, क्योंकि पास में घग्गर नदी बहती थी। तो इस कारण घग्गर नदी ने कह करके पहले यहाँ पर सरस्वती नदी जो है बहा करती थी, यूँ कह लीजिएगा। तो यहाँ इधर खूब जो है पानी का खूब यहाँ पर जो है बाहुल्य था, इस कारण यहाँ पर पानी इतनी गहराई पर नहीं था। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ से प्रत्येक मकान जो है वहाँ अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, प्रत्येक मकान से। तो प्रत्येक मकान जो है, प्रत्येक मकान से अग्निकुंड मतलब एक तरह से हवन कुंड जिनको आप लोग कहते हैं, हवन कुंड, जिसमें ये पाठ पूजा करते थे, हवन कुंड मिले हैं। हवन कुंड जो मिले हैं, तो हवन कुंड में मिलने के साथ ही यहाँ पर क्या है कि हवन कुंड तो मिला है, लेकिन हवन कुंड में हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं, जो राख जो निकली है उसमें हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो इस अग्नि कुंड में हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि कुंड जो है, इस अग्नि कुंड में हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के साक्ष्य
मिले हैं। हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं अग्निकुंड जो है इसमें, जिससे स्पष्ट होता है कि अपने भगवान को जो भी ये देवता पूजते होंगे उस देवता को ये नॉन वेज का भोग लगाते हैं, क्योंकि ये खुद नॉन वेजिटेरियन थे, इससे अनुमान लगता है। तो ऐसे यहाँ पर ये कुछ साक्ष्य मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं, और हवन कुंड से जो है वो आपके जो कह लीजिएगा कि यहाँ इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा एक ही स्थान से ऐसा बताया गया कि 6 हवन कुंड मिले हैं एक ही स्थान से, 7 हवन कुंड मिले हैं एक ही जगह से। तो एक ही जगह से 7 हवन कुंड भी मिले हैं। तो एक स्थान से 7 हवन कुंड मिले हैं। 7 हवन कुंड जो है ये मिले हैं। 7 हवन कुंड मिले हैं एक ही स्थान से। 7 हवन कुंड मिले हैं एक ही स्थान से, जिससे स्पष्ट होता है कि सामूहिक पूजा पाठ करते होंगे। एक ही स्थान से 7 हवन कुंड मिले तो इससे स्पष्ट होता है कि ये क्या है, सामूहिक पूजा पाठ करते होंगे। ये जो बात करें तो यहाँ के जो निवासी थे ये। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो मकानों की बनावट और उनमें वहाँ से जो मिले हुए साक्ष्य हैं उनके बारे में ये जो है जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे जब बढ़ते हैं तो आगे बढ़ करके हम बात करते हैं यहाँ पर अब इनके कुछ और साक्ष्यों के बारे में। तो देखिएगा, और साक्ष्यों में तो यहाँ से जो साक्ष्य के रूप में जो मिले हैं उनमें बात करें तो यहाँ जो मुद्रा का जो प्रचलन था वो ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर सेल खड़ी की मुद्रा का प्रचलन था। तो सेल खड़ी की बनी हुई मुद्रा के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। तो यहाँ से सेल खड़ी एक चिकनी मिट्टी होती है मुल्तानी मिट्टी के जैसी। तो सेल खड़ी जो है, सेल खड़ी की बनी मुद्राएं मिली हैं, राइट। सेल खड़ी की बनी मुद्राएं मिली हैं यहाँ से। तो सेल खड़ी की बनी मुद्राएं मिली हैं यहाँ, ये जो बात करें तो, और ये मुद्राएं जो मिली हैं यहाँ से सेल खड़ी की, तो इन मुद्राओं की बात करें तो इन मुद्राओं के ऊपर एक महिला का चित्र बना हुआ है, और महिला का चित्र जो बना हुआ है उसको कहा गया है कुंवारी कन्या। तो यहाँ पर उसको कुंवारी देवी के नाम से जो है पुकारा गया है। तो कुंवारी देवी की बात करें तो यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। तो मुद्रा के ऊपर कुंवारी देवी का चित्र बना हुआ मिला है। तो मुद्रा जो है, मुद्रा पर कुंवारी देवी का चित्र बना है। कुंवारी देवी का चित्र बना है। कुंवारी देवी का चित्र बना है। कुमारी देवी का चित्र बना है। तो इस कुमारी देवी की बात करें तो इस कुमारी देवी को चित्र बना होने से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। कहने का मतलब माँ की चलती थी, कहना का मतलब यहाँ पर फीमेल को ज़्यादा प्रोत्साहन था। तो यहाँ पर मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। तो यहाँ पर मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, ये इस बात से स्पष्ट होता है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करें तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ यूनानी मुद्राओं के भी साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से मेसोपोटामिया तो मेसोपोटामिया जो है, इस मेसोपोटामिया की मुद्राएं मिली हैं यहाँ से। तो मेसोपोटामिया की मुद्राएं मिली हैं, जिससे स्पष्ट है कि यहाँ से विदेशी व्यापार भी करते होंगे। इससे स्पष्ट है कि ये जो है यहाँ विदेशों तक व्यापार भी होता होगा। विदेशी व्यापार जो है, इस विदेशी व्यापार का ये प्रमाण है। विदेशी व्यापार का ये जो है प्रमाण है आपके यहाँ पर। तो यहाँ से मेसोपोटामिया की जो है मुद्राएं मिली हैं, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ से विदेशी व्यापार भी करते होंगे। इसके बाद में यहाँ से जो एविडेंस, जो साक्ष्य के रूप में जो मिले हैं, उनमें यहाँ बात करें तो यहाँ से देखिएगा एक अंडाकार जो है कब्र का साक्ष्य मिला है। अंडाकार कब्र जो है ये यहाँ से मिली है। तो देखिएगा अंडाकार कब्र का साक्ष्य मिला है, जिसे अंडाकार जो कब्र है इसको जो कहा गया है वह कहा गया चिरायु कब्र के नाम से इसको जो है पुकारा गया है।
तो ये अंडाकार जो कब्र जो मिली है इसको चिरायु कब्र के नाम से जो है पुकारा गया है। तो यहाँ से पूछ लिया गया है कि चिरायु कब्र का साक्ष्य किस सभ्यता से मिला है। और इस कब्र जो है, इस कब्र से ऐसा बताते हैं कि यहाँ से एक जो है कुत्ते का जो है साक्ष्य भी मिला है। इससे कुत्ते जो है, कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर कुत्ते की हड्डियों के जो है यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते की हड्डियाँ। और पानी का मटका, मिट्टी का पानी का मटका जो है यहाँ से जो है मिला है इस कब्र से। तो इससे स्पष्ट है कि जब आदमी को दफनाया जाता था, तो कब्र से तो ये भी स्पष्ट है कि आदमी को दफनाया जाता था। अब दफनाया जाता था तो उसके साथ में उसका कोई पेटी जानवर, और पेटी जानवर के रूप में क्या मिला, कुत्ता, उसको भी उसके साथ में दफना दिया जाता था। और इसके साथ में पीने के लिए पानी का मटका भी उस कब्र में रखा जाता था। तो ऐसा यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद में यहाँ पर और भी अगर हम बात करें इस सभ्यता के, तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि यहाँ शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से शल्य चिकित्सा जो है इसके जो है साक्ष्य मिले हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। शल्य चिकित्सा के जो है यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। ये जो बात करें तो आपके इस सभ्यता से, तो ये जो सभ्यता है इस सभ्यता से शल्य चिकित्सा के यहाँ से जो है साक्ष्य के रूप में ये रहे हैं। तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। ये जो बात करें तो मतलब यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता था, तो ऑपरेशन के रूप में यहाँ से जो साक्ष्य जो मिला है वह यहाँ पर कपाल भेदन या इस कपाल छेदन कहा गया है। कपाल भेदन या कपाल छेदन के नाम से इसको पुकारा गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि एक कपाल मिला है जिसमें यहाँ और यहाँ सामने 3 छेद हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर शल्य मीन्स ऑपरेशन, शल्य का होता है ऑपरेशन। तो यहाँ पर लोग बाग इतने जो है एडवांस थे कि यहाँ पर ये जो है ऑपरेशन करके लोगों को ठीक करने का ये भी जो है यहाँ पर ये कार्य किया करते थे। तो ऐसा यहाँ पर ये जो है ये यहाँ से कुछ प्रमाण मिले हैं। ये जो सभ्यता है आपकी ये कालीबंगा सभ्यता। इस सभ्यता की बात करें तो यहाँ से और जो है प्रमाण के रूप में यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ से भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य माने गए हैं। यहाँ से जो मिले हैं भूकंप जो है, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं भूकंप के। तो भूकंप के यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि वह कौन सी सभ्यता है जहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो वो यही सभ्यता है कालीबंगा, जहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ अगर बात करें तो ये जो सभ्यता जो रही है यहाँ से जैसे शतरंज, चौसर, इनकी गोटियां मिली हैं। गोटी जो है यहाँ से मिली हैं, इनकी गोटियां जो है यहाँ से मिली हैं इस सभ्यता से। कहने का मतलब यहाँ पर शतरंज है, चौसर जो शतरंज के जैसा ही होता है ये भी। तो ऐसे कुछ गोटियों के साक्ष्य भी यहाँ से जो है मिले हैं। इस सभ्यता की बात करें तो यहाँ से काले रंग के मृद भांड, काले रंग के जो है काले रंग के मृद भांड, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, राइट। मिट्टी के जो है यहाँ से जो है बर्तन मिले हैं। तो मिट्टी के बर्तन जो है यहाँ से जो है मिले हैं। तो ऐसे यहाँ से जो है इस सभ्यता से कुछ साक्ष्य मिले हैं, ये जो कालीबंगा सभ्यता है। तो यहाँ से एक एक साक्ष्य को लेकर के यहाँ से मित्रों प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ से कई बार, हजारों बार तो जोते हुए खेतों का साक्ष्य जो है इसको लेकर के प्रश्न आया हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था। तो सभ्यता के विनाश के पीछे जो है सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था। तो सभ्यता का विनाश जो हुआ था, इस विनाश के पीछे यहाँ पर 3 अलग अलग इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं। सबसे पहला मत जो है वह जो बात करें तो आपके ए घोष जो है ये कहते हैं कि इस सभ्यता का जो विनाश जो हुआ था वह यहाँ पर इस सभ्यता के विनाश के पीछे जलवायु परिवर्तन को इन्होंने जो है इस सभ्यता का मेन कारण माना। और इसी के साथ इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन एवं भूकंप के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ था। तो ये तो क्या मानते हैं, जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन और भूकंप, जलवायु परिवर्तन और भूकंप जो है इसके जो है भूकंप के साक्ष्य के रूप में ये जो है मानते हैं। तो जलवायु परिवर्तन और भूकंप के जो है साक्ष्य के रूप में ये इसको विनाश का कारण मानते हैं, ये घोष जो है ये। इसके अलावा यहां पर बात करें तो नंबर 2 पर बात करते हैं, तो यहां पर एक जॉन कैनेडी जो रहे हैं, जॉन कैनेडी जो हैं, जॉन कैनेडी क्या कहते हैं कि यहां पर कोई संक्रामक बीमारी फैल गई थी, संक्रामक बीमारी के कारण जो है यहां पर इस सभ्यता का विनाश हुआ था, राइट। तीसरा यहां पर मत जो रहा है डेल्स का रहा है। डेल्स जो ये कहते हैं कि यहां पर, डेल्स ने कहा है कि यहां पर नदियों के मार्ग में परिवर्तन हुआ, नदियों के मार्ग में परिवर्तन एवं बाढ़, नदियों में बाढ़ आ गई थी, तो इस कारण यहां पर जो है इस सभ्यता का क्या हो गया था, विनाश हो गया था। तो ऐसे करके यहां पर ये सभ्यता के विनाश के जो है कारण माने गए हैं। तो इस प्रकार से जो है आपकी सभ्यता रही है कालीबंगा सभ्यता। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, वो क्या कह देता है कि जलवायु परिवर्तन एवं भूकंप इस सभ्यता के विनाश का कारण कौन मानता है, तो कौन मानता है, एक घोष, जिसको अमलानंद घोष, जिन्होंने सभ्यता को खोजा था। तो ये थी मित्रों कालीबंगा सभ्यता के बारे में एक जानकारी। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में जो चर्चा करेंगे वो एक और सभ्यता को लेकर के चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के हम विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम जो है हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।